हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आइडियल गैस इस टॉपिक का रिवीजन हम कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में थ्योरी ऑलरेडी रिवाइज हो चुका है, कुछ क्वेश्चंस भी आपको दिए थे सॉल्व करने के लिए। तो आज के लेक्चर में इन सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय 12 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस एट टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड इन अ वेसल ऑफ वॉल्यूम V लीटर इज 1 atm. When the temperature is increased by 10 degrees at the same volume, the pressure increases by 10%. कैलकुलेट टेम्परेचर T इन केल्विन। आइडियल गैस के लिए दो डिफरेंट सिचुएशन दे रखा है और ये आइडेंटिफाई करना है कि पहली सिचुएशन में इस आइडियल गैस का जो टेम्परेचर है ये केल्विन में कितना था। तो ये सारे सिचुएशन बेसिकली अपने पास क्या है, 12 ग्राम आइडियल गैस है। 12 ग्राम मतलब अमाउंट ऑफ गैस आपको दे रखा है, प्रेशर है 1 atm, टेम्परेचर है T डिग्री सेंटीग्रेड, तो T प्लस 273 केल्विन। टेम्परेचर आपको केल्विन में ही यूज करना है आइडियल गैस इक्वेशन में, इसीलिए पहले ही आपने टेम्परेचर को केल्विन में आइडेंटिफाई कर लिया। वॉल्यूम है अपने पास V लीटर। सेकंड सिचुएशन क्या है, अमाउंट ऑफ गैस सेम है, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे रखा है, मतलब अमाउंट ऑफ गैस यहाँ पे कांस्टेंट आपको कंसिडर करना है। प्रेशर आपको दे दिया 10% का इंक्रीमेंट, तो 1 का 10% कितना होता है 0.1 इंक्रीज हो गया तो फाइनल प्रेशर हो जाएगा 1.1 atm। टेम्परेचर कितना इंक्रीज हो गया 10 डिग्री सेंटीग्रेड से, तो अब कितना हो जाएगा 2 प्लस 273 केल्विन प्लस 10 T प्लस 283 केल्विन हो गया। वॉल्यूम सेम मेंटेन करना है, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये जो टेम्परेचर T है इनिशियली ये बेसिकली कितना हो सकता है। तो दो डिफरेंट सिचुएशन है, दोनों में आइडियल गैस अप्लाई कर दो, अपने आप ही आंसर आ जाएगा। आइडियल गैस का इक्वेशन अपने पास क्या है, PV इक्वल टू nRT। बताइए, शुरुआत में अपने पास प्रेशर कितना है 1, वॉल्यूम है V, नंबर ऑफ मोल इज नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाई R मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर T, अपने पास कितना हो गया T प्लस 273। सिमिलरली 1.1 atm ये फाइनल प्रेशर है, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाई R मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर T प्लस 283। फर्स्ट में आप सेकंड को डिवाइड कर दो तो N और R की वैल्यू तो वैसे ही कट जाएगी, V से V क्रॉस हो गया, 1 डिवाइडेड बाई 1.1 दैट इज इक्वल टू T प्लस 273 डिवाइडेड बाई T प्लस 283। ये आ गया अपने पास। इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया T प्लस 283, ये हो गया 1.1 T प्लस 273 इंटू 1.1। यहां से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो T का वैल्यू आएगा -173। अब ये जो T है अपने पास डिग्री सेंटीग्रेड में, T इज इक्वल टू -173 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि आपको टेम्परेचर का वैल्यू रिपोर्ट करना है केल्विन में, तो केल्विन में कितना हो जाएगा, जितना डिग्री सेंटीग्रेड में है इसमें 273 का ऐड कर दो, तो -173 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। तो इनिशियली गैस का, आइडियल गैस का केल्विन में टेम्परेचर कितना आ गया 100 केल्विन। सिंपली आपको केवल इतना करना था कि दो डिफरेंट सिचुएशन में PV इक्वल टू nRT आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करो और ये फाइनल आंसर इस तरीके से आ जाता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्यूब हमें दे रखा है, इस ट्यूब में 24 सेंटीमीटर हाइट तक एयर कॉलम ट्रैप है। एयर कॉलम के ऊपर 10 सेंटीमीटर हाइट तक मरकरी कॉलम है, मरकरी कॉलम के ऊपर 10 सेंटीमीटर हाइट तक एक डिफरेंट लिक्विड प्रेजेंट है। तो ये फिगर एक बार बना लेते हैं, इसके बाद बाकी के क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। एक ट्यूब हमें दे रखा है, इसमें 3 डिफरेंट कंपार्टमेंट है और यहां से ये ओपन है, ओपन एंड से बेसिकली एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगेगा। P atm आपको दे रखा है 75 सेंटीमीटर Hg। एक कॉलम है, अगेन एक कॉलम है, और लास्ट थर्ड जो कॉलम अपने पास है, इस कॉलम में एयर प्रेजेंट है, तो एयर का आपको आइडियल नेचर कंसिडर करना पड़ेगा। तो ऐसा बोल देते हैं कि यहाँ पे आइडियल गैस प्रेजेंट है। आइडियल गैस बेसिकली कितना प्रेजेंट है 24 सेंटीमीटर हाइट तक, अगले 10 सेंटीमीटर हाइट और अगले 10 सेंटीमीटर हाइट में डिफरेंट लिक्विड यहाँ पे प्रेजेंट है। पहले मरकरी प्रेजेंट है, मरकरी का डेंसिटी कितना होता है 13.6 ग्राम पर ml। यहाँ पे जो लिक्विड प्रेजेंट है उसका डेंसिटी दे रखा है 20.4 ग्राम पर ml। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, इफ अबव ट्यूब इज प्लेस्ड वर्टिकली विद ओपन एंड अपवर्ड देन फाइनल लेंथ ऑफ द एयर कॉलम। अगर मान लो कि इस ट्यूब को आप इस तरीके से वर्टिकली प्लेस कर देते हो, तो ये जो एयर कॉलम है इसके ऊपर अपने पास क्या आ जाएगा मरकरी कॉलम। मरकरी कॉलम के ऊपर क्या होगा, डिफरेंट डेंसिटी का जो कॉलम है, तो बेसिकली एयर के ऊपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। प्रेशर इंक्रीज होने से इसका जो हाइट h है ये रिड्यूस होगा। अब कितना रिड्यूस होगा, फाइनल हाइट h यहाँ पे क्या होगा ये आपको आइडेंटिफाई करना है। 10 सेंटीमीटर मरकरी कॉलम है और 10 सेंटीमीटर जो कॉलम है
डिफरेंट डेंसिटी का लिक्विड यहाँ पे प्रेजेंट है, डेंसिटी उसका क्या दे रखा है 20.4 ग्राम पर ml। अब बताइए यहाँ पर H हाइट रिड्यूस होकर कितना हो जाएगा, इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। तो आप इनिशियल सिचुएशन और फाइनल सिचुएशन पे ध्यान दीजिए। इनिशियल सिचुएशन में यहाँ पे आइडियल गैस के जितना भी मोल प्रेजेंट है, यहाँ पर फाइनल सिचुएशन में आइडियल गैस के एग्जैक्टली उतने ही मोल प्रेजेंट होंगे, क्योंकि कहीं से भी गैस लीक नहीं हुआ है। इस तरीके से जब भी क्वेश्चन आए आपको एक ही अप्रोच लगाना है, और ये अप्रोच अपने पास क्या है, इनिशियल मोल ऑफ आइडियल गैस दैट मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोल ऑफ आइडियल गैस। बताइए मोल का क्या फॉर्मूला होता है, PV इक्वल टू nRT से आ जाएगा, PV डिवाइडेड बाई RT दैट इज इक्वल टू PV डिवाइडेड बाई RT यहां से चला गया। R गैस कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर T यहां पे कांस्टेंट दे रखा है, तो P इनिशियल V इनिशियल दैट इज इक्वल टू P फाइनल और V फाइनल। बताइए P इनिशियल यहां पे कितना है, यहां पर प्रेशर आपके पास कितना लग रहा है इनिशियली, और उसके बाद आपको यह देखना है कि फाइनली इस आइडियल गैस के ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है। तो इनिशियल इसके ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है, इस तरीके से हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है। यहां से प्रेशर अपने पास कौन लगा रहा है, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना है 75 सेंटीमीटर ऑफ Hg। चलो सेंटीमीटर ऑफ Hg में ही आप इसे ट्रीट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि ATM में आपको रखने का जरूरत नहीं है। इधर अगर आपने सेंटीमीटर ऑफ Hg में प्रेशर का यूनिट रखा है, तो यहाँ फाइनली आपको जो प्रेशर गैस पे लगेगा वो भी सेंटीमीटर ऑफ Hg में ही रख देना, कोई उससे दिक्कत नहीं आएगा। फाइनल प्रेशर अभी हमें कैलकुलेट करना बाकी है, वॉल्यूम फाइनल मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इनिशियल। इनिशियली अपने पास गैस का क्या वॉल्यूम होगा, तो एरिया ऑफ द बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। हाइट अपने पास कितना है 24 सेंटीमीटर। सिमिलरली फाइनल प्रेशर की वैल्यू अभी यहाँ पे पुट करेंगे, वॉल्यूम कितना होगा, एरिया ऑफ द बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट H। अब यहाँ पे H हाइट का जो वैल्यू है 24 सेंटीमीटर से कम आएगा, क्योंकि अभी इस आइडियल गैस के ऊपर प्रेशर का इंक्रीमेंट हो चुका है। अब बताइए यहाँ पे कितना प्रेशर लग रहा है गैस के ऊपर, गैस के ऊपर यहाँ कितना प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा है 10 सेंटीमीटर, लिक्विड का प्रेशर लग रहा है 10 सेंटीमीटर, मरकरी का प्रेशर लग रहा है। एटमॉस्फेयर का प्रेशर आपको कितना दे रखा है 75 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी प्लस 10 सेंटीमीटर मरकरी का प्रेशर लग रहा है, प्लस 10 सेंटीमीटर मरकरी का प्रेशर नहीं है, डिफरेंट डेंसिटी का जो लिक्विड है इसका प्रेशर है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे ये जो 10 सेंटीमीटर इस पर्टिकुलर लिक्विड की वजह से जो प्रेशर लग रहा है, इसको चेंज करके कैसे लिखना पड़ेगा कि अगर यहाँ पे लिक्विड मरकरी होता तो मरकरी की क्या हाइट की वजह से यहाँ पे प्रेशर लगता। तो ये हम किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, लिक्विड का जो प्रेशर लग रहा है ये प्रेशर आपको किससे लगाना है, मरकरी लिक्विड से लगाना है। तो बताइए मरकरी लिक्विड का क्या हाइट हो सकता था, तो प्रेशर यहां से जितना लग रहा है एग्जैक्टली वही प्रेशर आपको मरकरी लिक्विड के कॉलम से लगाना है। तो रो GH दैट इज इक्वल टू रो GH, इसका रो कितना है 20, G का वैल्यू यहां से क्रॉस हो जाएगा, हाइट कितना है 10, मरकरी का रो कितना होता है, रो 20 नहीं है इसका 20.4 है, और मरकरी का रो मतलब कि डेंसिटी कितना होता है 13.6 मल्टीप्लाइड बाई, अगर यहाँ पे मरकरी कॉलम प्रेजेंट होता तो मरकरी कॉलम का हाइट H अज्यूम कर लिया। H हाइट की वजह से मरकरी जितना प्रेशर लगा रहा है एग्जैक्टली 10 सेंटीमीटर की वजह से ये पर्टिकुलर लिक्विड उतना ही प्रेशर यहाँ पे एक्सर्ट कर सकता है। तो ये कितना हो गया 1.5 हो गया, ये हो गया 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये जो अननोन लिक्विड है, इस अननोन लिक्विड को भी अगर आप मरकरी कंसिडर करो तो दोनों बेसिकली एग्जैक्टली सेम प्रेशर लगाने के लिए यहां पर मरकरी लिक्विड को कितना फिल करना पड़ेगा 15 सेंटीमीटर तक। तो ये लो 15 सेंटीमीटर, और इसकी जगह भी हम चाहें तो मरकरी लिख सकते हैं। तो बताओ एयर के ऊपर यहाँ पे कितना प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 15 सेंटीमीटर मरकरी प्लस 10 सेंटीमीटर मरकरी, 75 प्लस 15 कितना हो गया 90 सेंटीमीटर मरकरी प्लस 10 कितना हो गया 100 सेंटीमीटर मरकरी। तो गैस के ऊपर अल्टीमेटली कितना प्रेशर लग रहा है 100 सेंटीमीटर मरकरी। कॉलम का जो प्रेशर होता है एग्जैक्टली उतना ही प्रेशर लग रहा है। वैल्यूज आप यहाँ पे पुट कर दो, सब जो यूनिट्स है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हाइट अपने पास कितना आ गया 75 डिवाइडेड बाई 100 दैट इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ये हो गया 3/4, 3/4 पार्ट ऑफ 24 ये कितना होता है 18 सेंटीमीटर। तो जब भी इस तरीके से अपने पास क्वेश्चन आए, या इसको और हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे मान लो कि एक बल्ब है, ये बल्ब दोनों आपस में कनेक्टेड है लेकिन यहाँ पे पहले स्टॉप कॉर्क लगा रखा है। फाइनली जब आप इस
टॉप कोर को ओपन कर दोगे तो ये जो दोनों गैसेस है बल्ब में जो प्रेजेंट है ये इंटरमिक्स हो जाएगा। इंटरमिक्स होने के बाद फाइनली गैस का क्या प्रेशर होगा। इस तरीके से अपने पास जब भी क्वेश्चन आए तो आपको एक ही कंसेप्ट यूटिलाइज करना है कि कहीं पर भी गैस लीक नहीं कर रहा है, लीक नहीं कर रहा है तो गैस के इनिशियल नंबर ऑफ मोल और फाइनल नंबर ऑफ मोल दोनों ही कांस्टेंट हो गए। तो गैस के मोल हम कैसे निकाल सकते हैं, PV/RT से। तो PV/RT दैट इज इक्वल टू PV/RT। इस तरीके से अगर आप अप्रोच करोगे तो ये क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 एग्जैक्टली इसी तरीके से दे रखा है। 4 डिफरेंट कंपार्टमेंट है और 4 डिफरेंट कंपार्टमेंट में अलग अलग गैसेस फिल्ड है ABCD। हर किसी गैस का अपना इंडिविजुअल प्रेशर है, कंपार्टमेंट का इंडिविजुअल वॉल्यूम है, और जब इन सारे कंपार्टमेंट को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया जाता है तो फाइनली एक सिंगल कंपार्टमेंट बन जाएगा। इस सिंगल कंपार्टमेंट में सारी गैसेस मिक्स हो जाएंगी। तो सारी गैसेस का जो टोटल प्रेशर है, जिसको आप क्या बोलना पसंद करोगे, फाइनल प्रेशर, ये फाइनल प्रेशर क्या होगा। तो बहुत ही इजी लेवल पे ये क्वेश्चंस है और इन क्वेश्चंस को आप बेसिकली एक ही तरीके से अप्रोच किया करो कि अगर कहीं से भी गैस के मोल लीक नहीं हो रहे हैं तो इनिशियल नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस दैट इज इक्वल टू फाइनल नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस। यही अप्रोच मैं अगले क्वेश्चन में लगाने वाला हूं। क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, कंसिडर द फॉलोइंग फिगर एट 500 केल्विन अज्यूमिंग आइडियल गैस बिहेवियर, कैलकुलेट टोटल प्रेशर व्हेन द बैरियर्स आर रिमूव्ड। फिगर आप इसका देखिए, एक कंटेनर है जिसमें बैरियर लगा रखे हैं नेग्लेजिबल वॉल्यूम के। तो ये बेसिकली 4 कंपार्टमेंट में कन्वर्ट हो गया। हर किसी कंपार्टमेंट में आइडियल गैस ABCD रखा हुआ है। वॉल्यूम है 1 लीटर, 1.5 लीटर, 2.5 लीटर, 2 लीटर। प्रेशर है 1 atm, 2 atm, 4 atm और ये है 3 atm। आपसे क्या पूछा है कि जब सारे कंपार्टमेंट यहाँ पे ओपन कर दिए जाएंगे तो फाइनली एक ये सिंगल कंपार्टमेंट होगा। इस सिंगल कंपार्टमेंट में टोटल प्रेशर आपके पास क्या होगा। तो टोटल प्रेशर आपको कितना मिलेगा, बहुत इजीली अभी हम कैलकुलेट कर लेंगे। कहीं से भी गैस के मोल लीक नहीं कर रहे हैं, लीक नहीं कर रहे हैं तो इनिशियल मोल ऑफ गैसेस दैट इज इक्वल टू फाइनल मोल ऑफ गैसेस। यही फॉर्मूला आपको लगाना है, इसी से सबसे इजीली आंसर आ सकता है। उसके बाद यहाँ पे आप कितने भी पैरामीटर वेरी कर लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो कि प्रेशर वेरी कर रहे हैं, वॉल्यूम वेरी कर रहे हैं, टेम्परेचर वेरी कर रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ मोल तो बेसिकली यहाँ पे कांस्टेंट है ना। तो यही आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। इसके बाद कितने भी पैरामीटर वेरी हो जाए लेकिन आंसर हमेशा सही आएगा। बताओ इनिशियली अपने पास कितने मोल प्रेजेंट है, तो इस गैस के मोल प्लस इस गैस के मोल प्लस इस गैस के मोल प्लस इस गैस के मोल, टोटल मोल यहाँ से आएगा। जब सारा का सारा एक ही कंपार्टमेंट में चला जाएगा फिर फाइनल हम A गैस प्लस B गैस प्लस C गैस प्लस D गैस के मोल आइडेंटिफाई कर लेंगे। दोनों टाइम ये मोल इक्वल होना चाहिए। बताओ कितना मोल है, N इक्वल टू क्या होता है PV/RT। ठीक है, PV/RT 1 × 1/RT। टेम्परेचर हर किसी का सेम है, डिफरेंट होता तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता। 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 3/RT PV/RT, 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 4 10/RT और यहाँ पे कितना होगा 3 × 2 6/RT। ये इनिशियल नंबर ऑफ मोल ऑफ आइडियल गैस। A नाम है, B नाम है, C नाम है या D नाम है गैस का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हर किसी को आइडियल गैस ही कंसिडर करना है। बताइए जब एक कंपार्टमेंट हो गया तो इस कंपार्टमेंट में अपने पास टोटल मोल ऑफ गैसेस कितना होगा। टोटल A प्लस B प्लस C प्लस D हर किसी गैस का मोल कंबाइन करने के बाद आइडियल गैस के कितने मोल होंगे PV/RT। RT तो ठीक है, प्रेशर आपको ये फाइंड आउट करना है कि प्रेशर फाइनल अपने पास कितना होगा मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम टोटल। तो 2 लीटर प्लस 1 लीटर 3 लीटर और 3 लीटर और ये कितना हो गया 4 लीटर 7 लीटर वॉल्यूम हो जाएगा। RT सब चला गया। अगर यहाँ पे किसी भी कंपार्टमेंट का टेम्परेचर डिफरेंट होता तो ये सारे RT यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं होते, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि डिफरेंट टेम्परेचर होता तो डिफरेंट टेम्परेचर की वैल्यू पुट कर देते हैं। थोड़ा सॉल्व करने में टाइम लगता लेकिन आंसर पक्का आ जाता। ये कितना हो गया 9 + 10 19 + 1 20 और ये हो गया 7। ये आ गया अपने पास प्रेशर फाइनल। तो प्रेशर फाइनल की वैल्यू क्या आ गई 20/7 atm और ये जो प्रेशर फाइनल है ये टोटल आइडियल गैसेस का प्रेशर है। आप चाहें तो इंडिविजुअली A गैस, B गैस, C गैस और D गैस का पार्शियल प्रेशर भी निकाल सकते हैं और सारे पार्शियल प्रेशर का अगर सम करोगे तो टोटल प्रेशर कितना आ जाएगा 20/7 atm। तो ये क्वेश्चन भी आपने बहुत इजीली सॉल्व कर लिया। सिमिलरली अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एग्जैक्टली सेम ही आपको दे रखा है, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़े नंबर ऑफ बल्ब ज्यादा कनेक्ट कर रखे हैं। नंबर ऑफ बल्ब इनफाइनाइट तक कनेक्ट कर रखे हैं।
अल्टीमेटली हर किसी बल्ब को स्टॉप कॉर्क से कनेक्ट किया गया है। स्टॉप कॉर्क को जब हम ओपन करेंगे तो टोटल प्रेशर या फाइनल प्रेशर गैसेस का कितना हो जाएगा, यही आपको आइडेंटिफाई करना है। सिचुएशन आपको बता देता हूं। ये इस तरीके से बल्ब आपको दे रखे हैं और ये बल्ब इन्होंने कहां तक कनेक्ट कर रखे हैं, इनफाइनाइट तक, n इक्वल टू इनफाइनाइट। वॉल्यूम आपको दे रखा v/2, v/4, v/8। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। इसमें जो गैस प्रेजेंट है उसका प्रेशर दे रखा है 2p, तो p फिर p/2 फिर p/4 इस तरीके से। और यहाँ पे हर जगह स्टॉप कॉर्क लगा रखा है। सारे स्टॉप कॉर्क को जब एक साथ ओपन करेंगे तो ये बेसिकली एक ही कंटेनर बन जाएगा। इस एक कंटेनर में जितना भी गैस प्रेजेंट होगा उस गैस का आपको फाइनल प्रेशर निकालना है। तो इनिशियली आपको हर किसी इंडिविजुअल गैस का प्रेशर पता है, फाइनली टोटल गैस का प्रेशर आपको निकालना है। अगेन गैस कहीं पे भी लीक नहीं कर रहा सिस्टम में से, तो इनिशियल नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस दैट इज इक्वल टू फाइनल नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस। टेम्परेचर आपको कांस्टेंट दे रखा है, तो बताइए नंबर ऑफ मोल कितना हो गया, PV/RT। इस तरीके से आप सम करते चले जाओ। हर किसी बल्ब में अपने पास गैस प्रेजेंट है। टोटल मोल ऑफ गैसेस आपको निकालने के लिए हर किसी बल्ब में प्रेजेंट इंडिविजुअल गैस के मोल का सम करना पड़ेगा। जब ये स्टॉप कॉर्क ओपन हो जाएगा तो उसके बाद अपने पास एक ही कंटेनर बन गया। तो इस कंटेनर में प्रेजेंट जो गैसेस के टोटल नंबर ऑफ मोल होंगे दैट इज इक्वल टू PV/RT। यहां पे प्रेशर फाइनल आपकी वैल्यू आएगी, वॉल्यूम टोटल आपको पुट करना पड़ेगा और RT की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी। टेम्परेचर कांस्टेंट दे रखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो बताओ, P मल्टीप्लाइड बाई V डिवाइडेड बाई RT। RT तो चलो हर जगह कॉमन ही आ जाएगा। यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा, प्रेशर फाइनल मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम टोटल। हर किसी बल्ब का वॉल्यूम का सम करना पड़ेगा, तब जाके वॉल्यूम टोटल अपने पास आएगा। तो ये कितना हो गया 2 इंटू PV, ये कितना हो गया V/2 इंटू P, तो PV/2। ये कितना हो गया V/4 मल्टीप्लाइड बाई P/2, तो कितना हो गया PV/8। अगला कितना हो गया PV/32। इस तरीके से इनफाइनाइट तक जाना है। तो PV कॉमन आ गया, RT कॉमन आ गया। चलो अगर मैं 2 भी यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 1 2 का डिवाइड होगा तो 1/4, 1/16, 1/64 इस तरीके से चलता जाएगा। 1/RT दैट इज इक्वल टू P फाइनल, सारी गैसेस का जो टोटल प्रेशर हो जाएगा सिंगल कंपार्टमेंट में, ये आपको निकालना है, मल्टीप्लाइड बाई V टोटल। V अपने पास कितना है, V है, V/2 है, V/4 है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में इस तरीके से चलता जाएगा। तो ये सारा अब आपको सम करके यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, जो कट रहा है उसको हटा दो, तो प्रेशर अपने पास आ जाएगा इन द टर्म्स ऑफ P। टू PV/RT, 1 + 1/4 + 1/16, तो E डिवाइडेड बाई E माइनस R, 1 माइनस R यही आएगा अपने पास, 1 डिवाइडेड बाई 1 - 4 यही इसका सम आएगा। दैट इज इक्वल टू, इधर से कितना हो गया P फाइनल डिवाइडेड बाई RT। वॉल्यूम के टर्म में सम कितना दे रखा है, V कॉमन ले लेता हूं तो कितना हो जाएगा 1 + 1/2 + 1/4 इस तरीके से, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2 ये टोटल सम आ जाएगा इनफाइनाइट सीरीज का। V/RT हटा दो, ये कितना हो गया 2P, 4 - 1 3 इंटू 4, 2 - 1 1 ऊपर चला गया 2, तो P फाइनल कितना हो गया, ये इन टर्म्स ऑफ P आंसर आएगा 4P/3। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन था थर्ड के जैसा, उतना ही सिंपल था। केवल आपको बस यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ बल्ब कनेक्ट करके दे रखे थे, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ बल्ब का वॉल्यूम आपको टोटल कैलकुलेट करना पड़ा, और हर किसी में नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस का सम करने पर वापस से यहाँ पे भी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना, इसका भी सम आपको करना पड़ा। बाकी क्वेश्चन एग्जैक्टली सिंपल था, सेम कंसेप्ट यहाँ पे इन्वॉल्व है कि जब भी यहाँ पे स्टॉप कॉर्क को ओपन करेंगे तो एक ही कंटेनर बन जाएगा। एक कंटेनर में टोटल गैस के मोल आपको फाइंड आउट करना है, और ये टोटल गैस के मोल को इनिशियल मोल के साथ इक्वलाइज करना है, तो जो भी डिजायर्ड आंसर है वो अपने आप ही आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 4:1 मोलर मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड CH4 gases is contained in a vessel at 20 bar pressure. Due to a hole in the vessel, the gaseous mixture leaks out. The ratio of number of moles of gases
हीलियम टू CH4 इन द मिक्सचर इफ्यूजिंग आउट इनिशियली विल बी। तो ये सिचुएशन मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, उसी से आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक कंटेनर में हीलियम गैस प्रेजेंट है, CH4 गैस प्रेजेंट है, दोनों के नंबर ऑफ मोल का रेशो है 4:1। एक होल होने की वजह से ये गैसियस मिक्सचर यहाँ से डिफ्यूज होगा। तो यहाँ पर बेसिकली हीलियम गैस के कितने मोल डिफ्यूज होंगे, CH4 गैस के कितने मोल डिफ्यूज होंगे सेम टाइम में, इन मोल्स का रेशियो आपको बताना है। तो बेसिकली लॉ ऑफ डिफ्यूजन के ऊपर बेस्ड है ये क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। लॉ ऑफ डिफ्यूजन में आपने क्या पढ़ा था, रेट ऑफ डिफ्यूजन। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाय रूट ओवर टेम्परेचर ऑफ द कंटेनर मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। तो इसी फार्मूले को अप्लाई करना है, इससे आपको क्या पता चल जाएगा कि फाइनली यहाँ से जो गैसियस मिक्सचर डिफ्यूज हो रहा है, इस गैसियस मिक्सचर में हीलियम और CH4 गैस के मोल का रेशियो क्या होगा। तो अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे हीलियम के कितने मोल डिफ्यूज हो रहे हैं NHE, और CH4 गैस के कितने मोल डिफ्यूज हो रहे हैं NCH4। तो बताइए रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, नंबर ऑफ मोल डिफ्यूज्ड इन अ पर्टिकुलर टाइम, NHE डिवाइडेड बाय DT टाइम में जो भी डिफ्यूज हो रहा है, दिस मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ हीलियम गैस मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दोनों के लिए सेम होगा, टेम्परेचर सेम होगा, मॉलिक्यूलर मास हीलियम गैस का कितना होता है 4 ग्राम पर मोल। सिमिलरली रेट ऑफ डिफ्यूजन आप CH4 के लिए लिखो, तो NCH4 इतने गैस के मोल यहाँ पे डिफ्यूज हो रहे हैं DT टाइम में, सेम टाइम में जो मोल डिफ्यूज होंगे उन्हीं का रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। दैट मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ CH4 गैस मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो तो सेम ही होगा, रूट ओवर T मल्टीप्लाइड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4 गैस विच इज 16 ग्राम पर मोल। दोनों को डिवाइड कर दो तो ये रेशियो आ गया, ये कट जाएगा, प्रेशर ऑफ He डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ CH4, और इनके मॉलिक्यूलर मास का जो रेशियो था 4 नीचे होगा, 16 ऊपर चला जाएगा। तो ये कितना हो गया अपने पास, रूट ओवर 4, और रूट 4 कितना होता है 2, NHE डिवाइडेड बाय NCH4 दैट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय कंटेनर में इनिशियली जो हीलियम का प्रेशर है और CH4 का जो प्रेशर है, इनका मोलर रेशियो। अब बताइए इनका प्रेशर यहाँ पे कितना होगा। तो प्रेशर जितना भी होगा बेसिकली PV इक्वल टू NRT, ये तो आपको पता ही है। किसी भी कंटेनर में किसी गैस के मोल अगर ज़्यादा होंगे तो उसका प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो किसी भी पर्टिकुलर फिक्स वॉल्यूम के लिए और फिक्स टेम्परेचर के लिए नंबर ऑफ मोल और प्रेशर दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इनका जो भी पार्शियल प्रेशर होगा इनके मोलर रेशियो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो NHE डिवाइडेड बाय NCH4 दैट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम किसके प्रोपोर्शनल होगा, इसके नंबर ऑफ मोल के। इसके नंबर ऑफ मोल किसके प्रोपोर्शनल है, 4 के। इसके नंबर ऑफ मोल किसके प्रोपोर्शनल है, 1 के। तो ये कितना आ गया, 8। तो फाइनल मिक्सचर में जितना भी हीलियम गैस के मोल डिफ्यूज होंगे और जितना भी CH4 गैस के मोल डिफ्यूज होंगे, इनका मोलर रेशियो कितना आ जाएगा, 8:1। बहुत इजीली आपने ये सॉल्व कर लिया। केवल इतना पता होना चाहिए कि किसी भी पर्टिकुलर कंटेनर में से जो गैस लीक करता है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन किसके प्रोपोर्शनल है, और रेट ऑफ डिफ्यूजन को आप किस तरीके से लिख सकते हैं। रेट ऑफ डिफ्यूजन को हम और भी तरीके से लिख सकते हैं। जैसे मान लो कि कितना वॉल्यूम डिफ्यूज हो रहा है कितने टाइम में, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है गैस कितने पर्टिकुलर टाइम में, तो dx डिवाइडेड बाई dt। सिमिलरली कितने नंबर ऑफ मोल यहाँ पे डिफ्यूज हो रहे हैं कितने टाइम में, तो dn डिवाइडेड बाई dt। हर किसी तरीके से आप रेट ऑफ डिफ्यूजन को लिख सकते हो। बेसिकली आपके पास क्वेश्चन में जिस तरीके का रिक्वायरमेंट है ना, उसी तरीके से आपको रेट ऑफ डिफ्यूजन को लिखना पड़ेगा, और क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करोगे तो बहुत इजीली आंसर आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, फॉर 10 मिनट ईच एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रॉम 2 आइडेंटिकल होल नाइट्रोजन एंड अननोन गैस आर लीक्ड इनटू अ कॉमन वेसल ऑफ 4 लीटर कैपेसिटी। नाइट्रोजन गैस है, अननोन गैस है, इन दोनों को आइडेंटिकल होल से एक कॉमन वेसल में डिफ्यूज करवाया जा रहा है। बाकी की इंफॉर्मेशन भी आपको दे रखी है, पहले हम ये ड्रॉ कर लेते हैं। फॉर 10 मिनट ईच मतलब कि सेम टाइम के लिए डिफ्यूज करवा रहे हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर भी आपको सेम दे रखा है। 2 आइडेंटिकल होल नाइट्रोजन गैस एंड अननोन गैस आर लीक्ड इनटू अ कॉमन वेसल ऑफ 4 लीटर कैपेसिटी। मान लो कि यहाँ पे नाइट्रोजन गैस है, यहाँ पे अननोन गैस है, आइडेंटिकल होल है, और इनको एक कॉमन कंटेनर में जिसका कैपेसिटी कितना है 4 लीटर, टेम्परेचर आपको कॉमन दे रखा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें ये डिफ्यूज हो रहा है। डिफ्यूज होने के बाद रिजल्टिंग प्रेशर इन
2.8 ATM and the mixture contains 0.4 mole of the nitrogen gas. 0.4 मोल नाइट्रोजन गैस है यहाँ पे, तो आपको ये पता चल गया कि 0.4 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस अगर इस कंटेनर में आ रहा है तो अननोन गैस का कितना मोल आ सकता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन से ही रिलेटेड है। और यहाँ जितना भी प्रेशर डेवलप हो रहा है दैट इज 2.8 ATM। आगे क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द अननोन गैस। अननोन गैस का मोलर मास आपको बताना है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन में मोलर मास का टर्म तो आता ही है, तो बेसिकली रेट ऑफ डिफ्यूजन का इक्वेशन आपको यूज करना पड़ेगा, वहीं से अननोन गैस का मोलर मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सेम सिचुएशन आपको दे रखा है, तो नाइट्रोजन गैस और अननोन गैस सबका प्रेशर भी सेम होगा, टेम्परेचर भी सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है। तो बेसिकली यहाँ पे जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर एम। अब इसका कितना रेट ऑफ डिफ्यूजन आएगा, जितने मोल इसका डिफ्यूज हुए डिवाइडेड बाय कितने टाइम में, तो टाइम आपको कितना लगा 10 मिनट, तो n नाइट्रोजन गैस डिवाइडेड बाय 10 मिनट, और इधर से कितना हो जाएगा n अननोन गैस को मान लेते हैं x डिवाइडेड बाय 10 मिनट। ये दोनों का रेट ऑफ डिफ्यूजन है और ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, 1 अपॉन मॉलिक्यूलर मास दैट इज 28, 1 अपॉन मॉलिक्यूलर मास लेट अस से कि x। इन दोनों को डिवाइड अगर आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा, x डिवाइडेड बाई 28। तो ये रेशो आपको पता करना है, इस कंटेनर में नाइट्रोजन गैस कितना प्रेजेंट है, x गैस कितना प्रेजेंट है, इन दोनों का मोलर रेशो अगर आ जाएगा तो इस मोलर रेशो को x डिवाइडेड बाई 28 और इसके ऊपर रूट लगा हुआ इससे इक्वलाइज करने के बाद x दैट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस x, ये आपको पता चलेगा। तो पता करो कि जो नया कंटेनर है जिसमें गैस x और नाइट्रोजन गैस आया है, दोनों का मोलर रेशो क्या हो सकता है। टेम्परेचर आपको गिवन है, प्रेशर गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, तो इससे आप क्या पता कर सकते हो, इस गैस के अंदर टोटल मोल ऑफ गैस, और टोटल मोल ऑफ गैस में से अगर नाइट्रोजन के मोल ऑफ गैस यहां से हटा देते हैं तो अपने पास अननोन गैस के मोल पता चलेंगे। बताओ इस पूरे कंटेनर का क्या प्रेशर है, 2.8 ATM, 4 लीटर का कंटेनर है, 0.4 मोल नाइट्रोजन गैस है और x मोल, या उसको क्या बोलेंगे NX मोल x गैस है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है। आइडियल गैस इक्वेशन आप यूज करो, PV इक्वल टू nRT। टोटल प्रेशर अपने पास कितना है 2.8, 4 लीटर वॉल्यूम है, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस टोटल आपको पता नहीं है। वैसे टोटल गैस के कितने मोल होंगे, NX प्लस 0.4, मैंने फिलहाल अभी n ही लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाई R मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर 273, ये मल्टीप्लाई करोगे 22.4, ये हो जाएगा 11.2, 11.2 22.4 कितना हो गया 2, तो 2n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1/2.4। टोटल मोल अपने पास 0.4 है, 0.4 में से 0.4 मोल नाइट्रोजन गैस के हैं, तो x गैस के कितने मोल हो जाएंगे 0.1। दोनों का मोलर रेशियो कितना हो जाएगा 4:1, यहां से 4:1 हो गया, 4:1 दैट इज इक्वल टू x बाई 28, स्क्वायर कर दो तो 16 हो जाएगा ये, तो x इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाइड बाई 28 ग्राम पर मोल। ये अपने पास अननोन गैस का मॉलिक्यूलर मास आपको पता चल गया। बहुत अच्छे से केवल आपको इतना देखना था कि रेट ऑफ डिफ्यूजन गैसेस का किसके प्रोपोर्शनल होता है, और ये दोनों गैसेस एक सिमिलर कंटेनर में डिफ्यूज हो रहा है। सिमिलर कंटेनर का टोटल वॉल्यूम आपको दे रखा है, टोटल प्रेशर दे रखा है, टेम्परेचर आपको दे रखा है, तो टोटल मोल आप फाइंड आउट कर सकते हो। टोटल मोल में से नाइट्रोजन गैस के मोल अगर हटा देंगे तो एक्स गैस के मोल आ जाएंगे। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर मिक्सचर में नाइट्रोजन गैस कितना डिफ्यूज हुआ, एक्स गैस कितना डिफ्यूज हुआ, ये आपको पता चल गया, और इसी से आपने फिर क्या निकाल लिया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस अननोन गैस एक्स। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजीली डिस्कस हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से रिलेटेड है। 3 गैसेस आपको दे रखा है ABC एट द सेम टेम्परेचर इफ देयर RMS स्पीड आर इन द रेशियो ऑफ 1:√2:1:√3 देन देयर मोलर मासेस विल बी इन द रेशियो। 3 गैसेस सेम टेम्परेचर है, तो बताइए RMS स्पीड क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। क्या फॉर्मूला होता है, √3RT डिवाइडेड बाई m, √3RT डिवाइडेड बाई m। RMS स्पीड का रेशियो आपको दे रखा है ABC, स्पीड को मैंने इंडिकेट कर दिया V से, ये रेशियो है 1/√2 1/√3, तो ये अपने पास कितना होता है √3RT बाई m
√3 RT/m और √3 RT/m, ABC, ये रेशो आपको ये दे रखा है। टेम्परेचर की वैल्यू सेम आपको दे रखी है, तो आरएमएस स्पीड अलग अलग है। आरएमएस स्पीड फिर कब अलग हो सकती है? टेम्परेचर अगर सेम है तो पक्की बात है कि मॉलिक्यूलर मास को अलग होना पड़ेगा, तभी ये वैल्यू अपने पास डिफरेंट आ सकता है। तो ये रेशो आपको दे रखा है, मॉलिक्यूलर मास का रेशो आपको बताना है, ठीक है। तो स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करने के बाद 3 RT सब कांस्टेंट ही होगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/ma 1/mb 1/mc का ये जो रेशो है ये कितना आ जाएगा 1:1:2 1:3। स्क्वायर कर दिया, बाकी रेशो लेंगे तो ये सब अपने आप ही घटेगा। तो 1 मॉलिक्यूलर मास का रेशो आपके पास आ रहा है 1:1/2 1:1/3। तो मॉलिक्यूलर मास का रेशो क्या आ जाएगा? जस्ट ऑपोजिट आ जाएगा, 1:2:3। बहुत इजीली सॉल्व हो गया। केवल आपको इतना पता होना चाहिए कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड का क्या फॉर्मूला है, √3 RT/m। सिमिलरली जो अपने पास एवरेज स्पीड होता है या फिर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होता है, इन दोनों के फॉर्मूले भी आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए, थोड़े क्वेश्चंस अभी और बाकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन केटीजी के ऊपर बेस्ड है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देखना। मिक्सचर ऑफ नियॉन एंड आर्गन गैस एट 250 Kelvin हैज अ टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 3 kJ in a closed vessel. Total mass of neon and argon is 30 gram. Find the mass percentage of neon in the gaseous mixture at 250 Kelvin. 250 Kelvin पे नियॉन और आर्गन गैस का 30 ग्राम का मिक्सचर है, और इस मिक्सचर में गैसेस के जितना भी मोल प्रेजेंट है 250 Kelvin पे टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ही हम काउंट करते हैं, वो आपको कितना दे रखा है 3 kJ। टोटल एनर्जी ऑफ ऑल गैसियस मॉलिक्यूल 3 kJ/mol। 30 ग्राम मिक्सचर है नियॉन गैस का और आर्गन गैस का, 250 Kelvin टेम्परेचर आपको दे रखा है। इस डेटा से आपको ये फाइंड आउट करना है कि 30 ग्राम में नियॉन कितना और आर्गन कितना है। मास अगर आपको पता चल गया तो मास परसेंटेज बता देंगे, ठीक। बताइए काइनेटिक एनर्जी अपने पास का फॉर्मूला क्या है, किसी गैस का किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या काइनेटिक एनर्जी होता है? तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 nRT। एन इज द नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाई आर मल्टीप्लाइड बाई टी इज द टेम्परेचर। इतना काइनेटिक एनर्जी होता है किसी भी पर्टिकुलर गैसियस सैंपल के पास। अज्यूम कर लेते हैं कि नियॉन के कितने मोल है x, इसके कितने मोल है y। तो काइनेटिक एनर्जी टोटल अपने पास कितना हो जाएगा 3/2 RT मल्टीप्लाइड बाई नियॉन गैस के x मोल है प्लस 3/2 RT मल्टीप्लाइड बाई आर्गन गैस के कितने मोल है y। तो x मोल नियॉन गैस प्लस y मोल आर्गन गैस, टोटल काइनेटिक एनर्जी आपने कैलकुलेट कर लिया, कितना आएगा 3 kJ, 3000 जूल। 3/2 R कितना होता है 8.314 J/mol/Kelvin मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर कितना है 250 Kelvin मल्टीप्लाइड बाई ये कितना हो गया x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 3000। ये हो जाएगा 4 टाइम्स 8, तो x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 8.314। नियॉन गैस और आर्गन गैस के मोल्स का सम आ गया। एक इक्वेशन तो यहाँ से आ गई, एक इक्वेशन आपको ऑलरेडी दे रखी है, दोनों के मोल आपने अज्यूम कर लिया ना x और y। तो दोनों के मोल के रेस्पेक्ट में कितना मास होगा, टोटल मास का अगर सम करोगे तो 30 ग्राम आना चाहिए। बताइए x मोल नियॉन का क्या मास होगा, मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास 20 ग्राम, उधर भी मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास, आर्गन का मोलर मास कितना होता है 40 ग्राम दैट इज इक्वल टू 30 ग्राम। तो 20x प्लस 4y, यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास x और y का वैल्यू आ जाएगा। ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है। 1 इक्वेशन और 2 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x और y मोल ऑफ नियॉन गैस एंड मोल ऑफ आर्गन गैस आ जाएगा। मोल आने से आप क्या पता कर सकते हो, इंडिविजुअल मास पता कर सकते हो, और दोनों के इंडिविजुअल मास का अगर आप सम करोगे तो वापस से कितना आना चाहिए 30 ग्राम। यहीं से आपको कंफर्म होगा कि आपने आंसर सही निकाला है। दोनों के मास अगर पता लग गए, जैसे मान लो कि एक का मास है लेट अस से कि 8 ग्राम मास है, तो दूसरे का कितना आएगा 22 ग्राम। तो अगर आपको मास परसेंटेज बताना तो मास परसेंटेज कितना आ जाएगा, इंडिविजुअल गैस का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये मास परसेंटेज कितना आएगा 8/22 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये कितना आएगा 22 क्या 30 है क्या ना टोटल मास, तो 8/30 मल्टीप्लाइड बाय 100, 22/30 मल्टीप्लाइड बाय 100।
ये दोनों गैसेस के मास परसेंटेज आप निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको एक्स और वाई इन दोनों गैसेस के मोल आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन आपने बहुत इजीली सॉल्व कर लिया। केवल आपको इतना पता होना चाहिए कि किसी भी एक कंटेनर में अगर गैस प्रेजेंट है कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इस गैस के n मोल का क्या काइनेटिक एनर्जी होता है, 3/2 nRT। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन केटीजी से रिलेटेड है, और केटीजी में जो शुरुआत में अपने पास फॉर्मूला निकल के आता है ना, उस फॉर्मूले को अगर आपने याद रखा होगा तो ये क्वेश्चन आप बना पाओगे। क्या है? 6 × 10⁻22 गैसियस मॉलिक्यूल हैं, ईच ऑफ मास 10⁻⁻24 kg आर टेकन इन अ वेसल ऑफ 10 लीटर। व्हाट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसियस मॉलिक्यूल? रूट मीन स्क्वायर स्पीड आपको दे रखा है 100 मीटर पर सेकेंड। तो इन्होंने क्या पूछा है अपन से, व्हाट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। तो जो सबसे रॉ फॉर्मूला है ना, एकदम कच्चा फॉर्मूला केटीजी का, वो अगर आपको पता होगा तभी आप बता पाओगे कि यहां पे जितने भी गैसियस पार्टिकल प्रेजेंट है ये कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। जैसे कुछ पार्टिकल्स हैं, यहां पे कितने पार्टिकल आपको दे रखे हैं, 6 × 10⁻22। हर किसी पार्टिकल का मास क्या है, 10⁻⁻24 किलोग्राम। अब आपसे पूछा है कि ये पार्टिकल यहाँ पे कितना टोटल प्रेशर एक्सर्ट कर सकते हैं, और इस वेसल का वॉल्यूम आपको दे रखा है 10 लीटर। तो आप एक तो किस तरीके से अप्रोच करते हैं कि यहाँ पे जितने भी पार्टिकल हैं इससे आप क्या निकाल सकते थे, नंबर ऑफ मोल। ठीक है, नंबर ऑफ मोल से आपको क्या फाइंड आउट करना है, प्रेशर। तो सीधा आइडियल गैस का इक्वेशन आप यूज कर सकते हो, PV = nRT। नंबर ऑफ मोल आपको पता है, वॉल्यूम आपको पता है, लेकिन टेम्परेचर नहीं पता है। टेम्परेचर अगर पता होता तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से PV = nRT आइडियल गैस इक्वेशन से ही सॉल्व हो जाता। टेम्परेचर नहीं पता, मतलब आप यहाँ से इन गैसियस मॉलिक्यूल से जितना भी प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है इस प्रेशर की वैल्यू आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। एक अप्रोच और क्या हो सकती थी कि अगर आपको इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स प्रेजेंट है उनका काइनेटिक एनर्जी पता होता, तो काइनेटिक एनर्जी से आप क्या निकाल सकते थे, 3/2 nRT। नंबर ऑफ मोल आपको पता है, काइनेटिक एनर्जी आपको पता है, तो टेम्परेचर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते। टेम्परेचर की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आइडियल गैस इक्वेशन को यूज करते हैं, यहाँ से प्रेशर टोटल मिल जाता, लेकिन काइनेटिक एनर्जी अभी आपको नहीं दिया हुआ है। फाइनली आपको एकदम रॉ फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। जब केटीजी आपने डिराइव किया था तो उसमें फॉर्मूला अपने पास क्या बनता है, प्रेशर टोटल मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम टोटल, दैट इज इक्वल टू 1/3 × m × n मल्टीप्लाइड बाय u स्क्वायर। m क्या होता है, इंडिविजुअल पार्टिकल का मास, n क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल, और u बार अपने पास क्या है, RMS स्पीड। इसको स्क्वायर करना है। ये आपको दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है। तो यहाँ पे जितने भी टोटल पार्टिकल्स प्रेजेंट है ये बेसिकली इस कंटेनर की वॉल्स पे कितना टोटल प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं इसकी वैल्यू आ सकती है। तो P = कितना हो जाएगा, 1/3 मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ वन मॉलिक्यूल 10⁻⁻24 kg में ही दे रखा है, और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है, 6 × 10⁻22 मल्टीप्लाइड बाई स्पीड आपको कितना दे रखा है, 100 मीटर पर सेकेंड। तो 100 × 100 10,000 हो गया, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है, 10 लीटर। तो लीटर में वॉल्यूम मत रखना, सब आपने केजी में लिखा है, मीटर पर सेकंड में लिखा है, तो वॉल्यूम को स्टैंडर्ड यूनिट में आपको पुट करना है। 10 लीटर कितना हो जाएगा, 10 × 10⁻³ मीटर क्यूब। यही रिलेशनशिप आपको पता है, 10,000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। सॉल्व करो, ये 10⁻² है, ये हो गया कैंसिल, 10⁻² है, यहाँ से 10⁻² है, 10⁻4 हो जाएगा, 3 से ये 2 टाइम्स, तो 2 × 10⁻4, और आंसर भी किस में आएगा, स्टैंडर्ड यूनिट में आएगा। तो टोटल यहाँ से गैसियस मॉलिक्यूल का जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है दैट इज 2 × 10⁻4 पास्कल। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाते हैं जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का सबसे फर्स्ट फॉर्मूला आपको पता होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड फॉलोइंग ग्राफ हैज बीन ड्रॉन for 2 different samples of gas A and gas B at temperature T1 and T2 respectively. Find out the correct statement. Molecular speed का ग्राफ प्लॉट कर रखा है गैस A और गैस B के लिए, टेम्परेचर आपको दे रखा है T1 and T2। तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड, ये टॉपिक यहाँ से रिवाइज होगा। ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है, यहाँ पे हम क्या प्लॉट करते हैं, स्पीड, और यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग दिस पर्टिकुलर स्पीड, इसको प्लॉट करते हैं। ये गैस A का ग्राफ है, ये गैस B का ग्राफ है, ये टेम्परेचर T1 है, ये टेम्परेचर T2 है।
बताओ यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनके पास सिमिलर स्पीड प्रेजेंट है वो कहाँ पे होंगे? ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का ग्राफ है ना, तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स अपने पास ए में सबसे ज़्यादा कहाँ पे आ रही है? तो ये जो ऐसा फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन में जितना भी मॉलिक्यूल है इन सबके पास एक सिमिलर स्पीड प्रेजेंट है। तो मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग सिमिलर स्पीड, ऐसे स्पीड को आप क्या बोलते हो? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड किसका हो गया? ए का। सिमिलरली ये अपने पास क्या हो गया? बी का मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। और साफ साफ दिख रहा है कि इधर जाने पे स्पीड इंक्रीज हो रहा है, तो बी के लिए मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ए के मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से ज्यादा होगा। ये आपको ऑलरेडी पता है। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फॉर्मूला भी आपको आता है। तो अब आप स्टेटमेंट चेक करो, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, टोटल 3 स्टेटमेंट है, 3 में से कितने सही हो सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है, इफ T1 इक्वल टू T2 देन गैस B कैन बी SO2 एंड गैस A कैन बी CO2। B को आपने क्या बना दिया? SO2, A को क्या बना दिया? CO2, जब T1 और T2 की वैल्यू क्या हो? इक्वल। चेक कर लेते हैं। टेम्परेचर की वैल्यू पे डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू पे डिपेंड करता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बी के लिए ज़्यादा आना ही चाहिए, ऐसा आपको क्वेश्चन में दे रखा है। तो बताना 2RT बाई एम, एम बी हो गया, टेम्परेचर T कितना है? T2 है बी के लिए, ये वैल्यू ज़्यादा आनी चाहिए, 2RT1 बाई एम ए आना ही चाहिए। T1 और T2 का वैल्यू अगर सेम है तो बेसिकली इस वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए MB का वैल्यू कम होना पड़ेगा। तो B गैस का मॉलिक्यूलर मास कम होना है। B गैस का मॉलिक्यूलर मास है 64 इन कंपैरिजन टू A गैस का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 44। तो 44 और 64 में से 64 B का होना चाहिए था, जबकि यहाँ पे B का इन्होंने क्या दे रखा है? 64। पहला स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट पे आ जाओ। सेकंड स्टेटमेंट में क्या है? इफ गैस A एंड गैस B आर CO2 एंड N2O, तो CO2 है, N2O है, दोनों का मॉलिक्यूलर मास 44 ही होता है। तो गैस A और गैस B का मॉलिक्यूलर मास अगर सेम है तो टेम्परेचर T1 और T2 पे डिपेंड करेगा MPS का वैल्यू। इन्होंने टेम्परेचर T1 को ज़्यादा दे रखा है T2 से। क्या ऐसा करेक्ट हो सकता है क्या? B गैस का मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ज़्यादा है, 2RT1 बाई एम ए, एंड ये तो सब कैंसिल हो गया। अब इसका मॉलिक्यूलर स्पीड अगर आपको ज़्यादा रखना है तो साफ नज़र आ रहा है इस रिलेशनशिप कि T2 की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, इन्होंने T1 का वैल्यू ज़्यादा दे रखा है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो गया। अब थर्ड पे आओ। थर्ड यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इफ T1 इज लेस देन T2 तो गैस A कैन नॉट बी SO2, सॉरी गैस A कैन नॉट बी CO2 एंड गैस B कैन नॉट बी SO2। चेक कर लेते हैं। B के लिए MPS की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, 2RT2 बाई एम बी मस्ट बी ग्रेटर देन 2RT1 बाई एम ए। T2 की वैल्यू अगर T1 से ज़्यादा है तो टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो बेसिकली ये जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है B के लिए ये ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पे बेसिकली मॉलिक्यूलर मास का भी फैक्टर आएगा, मॉलिक्यूलर मास किसका ज़्यादा हो सकता है, किसका कम हो सकता है। ये बोल रहा है कि A CO2 नहीं हो सकता, 44 नहीं हो सकता, और B SO2 नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है। अगर यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू ज़्यादा है तो मॉलिक्यूलर मास अगर आप ज़्यादा कर दिए तो ये जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है ये कम भी हो सकती है, क्योंकि ये डिवाइडेशन में है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एक और फैक्टर पर डिपेंड करता है, दैट इज टेम्परेचर। अगर मान लो कि टेम्परेचर का वैल्यू ही बहुत ज़्यादा है, जैसे मान लो कि टेम्परेचर आपको दे रखा हो यहाँ पे 800 और यहाँ पे टेम्परेचर दे रखा हो 100, मॉलिक्यूलर मास इसका कितना है 64, इसका कितना है 44, तो तब भी तो ये वैल्यू ज़्यादा आई जाएगी ना। अगर ये वैल्यू ज़्यादा आ गई तो बेसिकली B के लिए मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ज़्यादा होगा, तो जो भी यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखा है ये इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर टेम्परेचर T2 का वैल्यू T1 से ज़्यादा है तो गैस A CO2 नहीं हो सकता, गैस B SO2 नहीं हो सकता, बिल्कुल गलत है। गैस A और गैस B कोई भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर मास का गैस हो सकता है, क्योंकि T1 और T2 में क्या रिलेशन है, T2 बहुत ज़्यादा है या T2 और T1 की वैल्यू कंपेरेबल है, इस पर भी डिपेंड करेगा। तो अगर आप इस तरीके की सिचुएशन कंसीडर करते हो तो ये वैल्यू एग्जैक्टली इससे ज़्यादा ही आएगा, तो ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं। तो इस तरीके से टोटल 10 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए। इन 10 क्वेश्चन से
जो आइडियल गैस में जितने भी टॉपिक्स हम कवर करते हैं, जैसे कि शुरुआत में आइडियल गैस लॉ पढ़ते हैं, फिर रेट ऑफ डिफ्यूज़न में ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न हम पढ़ते हैं, इसके बाद काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ते हैं। ये सारे टॉपिक्स हमने इन 10 क्वेश्चन से कवर कर लिए हैं। सारे क्वेश्चन बहुत ही ईजी टू मॉडरेट लेवल पे थे। हमारा मोटिव ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करें। मोटिव अपना क्या है कि इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, जिससे कि किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर के सारे टॉपिक्स रिवाइज हो जाए और एक थॉट प्रोसेस डेवलप हो जाए। किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का अगर थॉट प्रोसेस डेवलप हो गया ना, तो फिर वहाँ पे अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आता है तो उसको भी बहुत ईजिली हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आइडियल गैस का कंप्लीट रिविजन हो जाता है।